इतना कहकर एडवोकेट मिस सलोनी के साथ वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मधु प्राची से बोली, अब तो खुश हो जा, अब तो हमें एडवोकेट भी मिल गए हैं, इनकी मदद से हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा मधु? तुम बस हिम्मत मत हारो, हम सब मिलकर ये केस जरूर जीतेंगे। सत्य भले ही कमजोर हो, लेकिन वो झूठ को मात दे ही सकता है, मधु प्राची को आश्वासन देते हुए बोली। मधु की बातों से प्राची को थोड़ी हिम्मत आई और हौसला भी मिला कि शायद ये सब मिलकर उसे और उसके सपने को बचा लेंगे। अब प्राची को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद उसने अपनी जिंदगी, अपना सपना, अपना फ्यूचर, अपना करियर, हर चीज दांव पर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी भी इंसान के लिए अपनी हर चीज खो देना तो शायद गलत है ना। पर फिर शीला के बारे में सोचते हुए ऐसे एहसास हुआ कि उसने जो भी किया है उसे सही किया है। ऊपर वाला जरूर उसकी मदद करेगा, वो प्राची को हारने नहीं देगा। ये सोचते हुए प्राची ने अपने सर पर बाम लगाई। उसके सिर में दर्द था, दर्द के मारे फटा जा रहा था। इतनी सारी टेंशन थी उसके माइंड में। किस को संभाले, केस संभाले, अमन को संभाले, आरब का शोरूम संभाले, खुद की पढ़ाई संभाले, शीला के भाई बहन को संभाले या फिर खुद को संभाले। इतनी सारी मुसीबतें उस पर एक साथ टूट पड़ी थी। कोई भी चीज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां एक तरफ शीला के केस की टेंशन उसे खाए जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमन का व्यवहार और पागलपन उसे परेशान कर रहा था और ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो कैसे जल्द से जल्द अमन से दूर हो जाए, ताकि अमन भी थोड़े टाइम बाद प्राची को भूल जाए। क्योंकि अमन का प्यार प्राची की नजर में मात्र एक अट्रैक्शन था। एक और जहां प्राची ने राणा दास से लड़ने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी, वहीं राणा दास भी किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता था। वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा था कि कैसे भी करके वो ये केस जीत जाए, और वो हार भी जाए तो उसे कोई गम नहीं था, क्योंकि उसे तो जेल में विक्रम पाटीदार को भेजना था। प्राची एमडी से अपनी डायरी मांगने के लिए कॉलेज गई और कॉलेज जाकर एमडी को फोन किया। पहले तो एमडी ने 2-3 बार कॉल नहीं उठाई तो प्राची को बड़ा डर लगा, पर फिर जब प्राची ने लगातार कॉल किया तो उसने कॉल उठाकर बोला, हाँ बोलो प्राची, क्या काम है तुम्हें? सर मुझे मेरी डायरी चाहिए थी। कौन सी डायरी? एमडी ने एक अजीब सी गुस्से भरी आवाज में कहा। सर वही डायरी जो मैंने आपको घर आकर दी थी, ऐसी कोई डायरी याद नहीं है मुझे। एमडी ने इतना कहकर फोन काट दिया। प्राची ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो समझ नहीं पाई एमडी क्यों ये सब कर रहा है। क्या एमडी भी चाहता है कि प्राची कॉलेज से चली जाए? क्या एमडी भी प्राची से कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है? अगर नहीं तो फिर क्यों एमडी ने ये सब किया, जबकि प्राची तो उसके कॉलेज और उसके ट्यूशन को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है, और एक ये एमडी है जो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। प्राची चाह कर भी एमडी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि एमडी कॉलेज का मालिक था। प्राची को अब समझ आ गया था कि कुछ भी हो जाए वो केस नहीं जीत पाएगी, वो हार जाएगी। वो अपनी जिंदगी का हर एक सपना हार जाएगी, वो अपने माँ बाप की उम्मीद हार जाएगी, वो अपनी बहनों का प्यार हार जाएगी। ये सोचते हुए उसने क्लास में जाकर मिस सलोनी का लेक्चर अटेंड किया। मिस सलोनी का लेक्चर खत्म करने के बाद उसने विक्रम पाटीदार का लेक्चर भी अटेंड किया और फिर मधु के साथ रूम पर चली गई। प्राची आज शोरूम नहीं गई थी। ये देखकर मधु ने प्राची की परेशानी कम करने के लिए और उसकी थकान मिटाने के लिए उसे लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाते हुए कहा, प्राची कुछ खा लो, फिर तुम्हें शोरूम भी जाना है ना। सामने बैठी प्राची ने अपना लैपटॉप बंद किया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, पर उसने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मधु ने प्राची से दोबारा प्रश्न किया, तुमने जवाब नहीं दिया, किस बात का? प्राची ने हल्की सी रूखेपन भारी आवाज में कहा, यही कि तुम शोरूम जा रही हो या नहीं। पता नहीं। मतलब? मधु ने झट से सवाल किया। वो मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आज शोरूम नहीं जा रही। प्राची की आवाज से मधु समझ गई थी कि तबीयत तो मात्र एक बहाना है, असल में तो बात कुछ और है। उसने प्राची की ओर खाने की प्लेट बढ़ाई और खुद भी उसके साथ बैठकर लंच करने लगी। 2-3 बाइट खाने के बाद प्राची रोते रोते बोली, मधु सब बर्बाद हो गया है, सब बर्बाद हो गया है मधु। क्या बर्बाद हो गया है? क्या हुआ प्राची, बताओ तो सही। मधु प्राची के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आज मैंने एमडी को फोन किया था डायरी मांगने के लिए, तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि उनके पास कोई डायरी नहीं है। क्या?
मधु ने अपनी दोनों आंखों की भौंहों को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, हाँ मधु, अब क्या होगा? अब तो पक्का मैं ये केस हार जाऊंगी। ये कहते कहते प्राची फूट फूट कर रोने लगी। आज उसकी आंखों से दर्द पानी भरकर बह रहा था। कब से वो ये सारी बातें अपने दिल में दबाए बैठी हुई थी और खुद को हिम्मत दिए जा रही थी कि नहीं प्राची, तुम जीतोगी। पर जब उसने हर चीज को खुद के खिलाफ जाते हुए देखा तो वो हार गई और वो समझ गई थी कि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो ये केस हार जाएगी और इसके साथ साथ सब कुछ। तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्राची, हम सब है ना, मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। झूठी उम्मीद देने से क्या होगा? तुम भी जानती हो बिना किसी सबूत के हम हार जाएंगे। प्राची ने इतना ही कहा कि मधु के फोन पर निखिल का फोन आया तो उसने निखिल का फोन स्पीकर पर डाला और बोली, हेलो निखिल। मधु की आवाज सुनकर निखिल ने हाय कहा। मधु, प्राची के लिए एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? पुलिस विक्रम पाटीदार को अरेस्ट करके ले गई है। मधु ने ये सुना तो बहुत खुश हुई, पर प्राची, उसके चेहरे पर ये सुनकर भी मुस्कुराहट नहीं आई, क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल विक्रम पाटीदार अपनी जमानत करवा लेगा। और फिर अब तक उनके पास ऐसा सबूत नहीं था कि ये खून किया तो किया किसने। निखिल ने इतना कहकर फोन काट दिया और प्राची खाना खाकर चुपचाप लेट गई। अगले दिन कॉलेज ड्रॉप करके वो शोरूम गई। आज शोरूम में मिस्टर नानक आए हुए थे। सही होने के बाद उन्होंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। प्राची ने उनका केबिन में जाकर उन्हें हाय बोला और फिर मैनेजर के साथ कुछ काम करने में बिजी हो गई। इतने में एक वर्कर प्राची के पास आकर बोला, मैम, एक कस्टमर है जो कह रहा है कि उनके बिल में कुछ गड़बड़ी है। वर्कर ने प्राची की ओर बिल की लिस्ट बढ़ाते हुए कहा तो प्राची फिर बोली, कुछ तो है, मुझे फाइल में चेक करने दो। पर फाइल तो सर के पास है। इतना कहकर प्राची ने पर्ची उठाई और मिस्टर नानक के केबिन में चली गई। मिस्टर नानक के केबिन की ओर बढ़ी ही हुई थी कि किसी की आवाज ने उसके कदम पीछे मोड़ लिए। ये आवाज किसी और की नहीं, अमन की थी। अमन ने जब हल्के स्वर में प्यार भरी आवाज के साथ प्राची को कहा, प्राची। प्राची के कदम पल भर के लिए रुक गए। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर अमन का सामना कर पाए। वो वहीं चुपचाप 2 मिनट तक बिना हाथ पैर हिलाए खड़ी रही तो अमन उसके पास सामने आकर बोला, तुम यहाँ कैसे? प्राची कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही मैनेजर ने कहा, ये हमारे यहाँ जॉब करती है। ये सुनकर तो जैसे अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पल भर के लिए चौकन्ना हो गया। प्राची इतनी टैलेंटेड लड़की होकर शोरूम में काम करती है और वो भी सेल्स गर्ल का। अमन ने बिना कुछ सोचे ही बोला। अमन की बात सुनकर प्राची ने अमन की ओर से उसे नजर हटाई और उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां से चली गई। अमन ने भी प्राची का पीछा नहीं किया। उसने भी प्राची को जाने दिया। नानक के केबिन में जाकर उसके साइड में बनी कबर्ड में से एक फाइल उठाई और चली गई। वो थोड़े आगे बढ़ी तो उसे याद आया कि वो बिल की पर्ची तो वो वहीं भूल गई है। ये सोचकर उसने वापस नानक जी के केबिन में जाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए। उसने नानक के केबिन का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उसने नानक को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। अरे राणा, क्या कह रहे हो? तुमने वो फार्म हाउस क्यों खाली कर दिया? अभी तो तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम था और अब तुमने वो हाउस खाली कर दिया। राणा का नाम सुनकर वो चुपचाप कहीं केबिन के बाहर खड़ी खड़ी नानक की सारी बातें सुनने लगी। देखो राणा, मैं नहीं जानता, पर अगर इस बार तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं सच में सबको बता दूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। इतना कहकर मिस्टर नानक ने फोन काट दिया तो प्राची 5 मिनट तक गेट के पास खड़े होकर उसी केबिन के खड़ी रही। प्राची को देखकर नानक एकदम बोले, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो मैं बिल की पर्ची यहीं भूल गई थी। अब आगे क्या होता है?